एवोल्यूशन का थ्योरी एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। यह बताता है कि लैक्स ऑफ इयर्स में धरती पर लाइफ कैसे बदला है। यह हमें यह भी बताता है कि सारी लिविंग थिंग्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। छोटे से छोटे बैक्टीरिया से लेकर बड़े से बड़े व्हेल तक हम सबका एक कॉमन एंसेस्टर है। चार्ल्स डार्विन को अक्सर फादर ऑफ एवोल्यूशन कहा जाता है। उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का आइडिया दिया था। इसका मतलब है कि जिन लिविंग थिंग्स में ऐसे ट्रेट्स होंगे जो उनके एनवायरनमेंट के लिए बेस्ट हैं, वो ज्यादा सरवाइव करेंगे और रिप्रोड्यूस करेंगे। टाइम के साथ ये बेनिफिशियल ट्रेट्स पॉपुलेशन में कॉमन हो जाते हैं। इससे न्यू स्पीसीज का एवोल्यूशन होता है। एवोल्यूशन सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, इसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे एविडेंस हैं। फॉसिल्स, डीएनए स्टडीज और लिविंग स्पीसीज को देखकर हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये सही है। ये मॉडर्न बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और हमें धरती पर लाइफ की डाइवर्सिटी और इंटरकनेक्टेडनेस को समझने में मदद करता है। एवोल्यूशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये अभी भी हो रहा है, चाहे हम यूज देख पाएं या नहीं। एवोल्यूशन को समझकर हम नेचुरल वर्ल्ड और उसमें अपनी जगह को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। नॉन लिविंग मैटर से लाइफ कैसे आई, यह साइंस के सबसे बड़े सवालों में से एक है। हालांकि हमारे पास सभी जवाब नहीं है। साइंटिस्ट ने लाइफ के शुरुआती दौर को समझने में काफी प्रोग्रेस की है। इसके लिए अबियोजेनेसिस नाम का थ्योरी है। इसमें कहा गया है कि लाइफ नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से केमिकल रिएक्शंस के जरिए धीरे धीरे आई। ये रिएक्शंस जो धरती के शुरुआती एनवायरनमेंट में हुए, उनसे प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने। एक प्रमुख हाइपोथेसिस आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस है। डीएनए की तरह आरएनए भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी कर सकता है, लेकिन डीएनए के विपरीत आरएनए एक कैटलिस्ट की तरह भी काम कर सकता है, जिससे केमिकल रिएक्शंस की स्पीड बढ़ती है। हो सकता है कि आरएनए वर्ल्ड में आरएनए मॉलिक्यूल्स ने लाइफ के शुरू होने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया हो। हालांकि साइंटिस्ट अभी भी ये जांच कर रहे हैं कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन नॉन लिविंग से लिविंग तक का सफर एक अजीब घटना थी। इसने धरती पर लाइफ के इनक्रेडिबल जर्नी की शुरुआत की निशानी दी। शुरुआत का लाइफ फॉर्म सिंपल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स थे। ये बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले धरती के प्राचीन समुद्रों में पैदा हुए थे। ये शुरुआती ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स थे, जिनमें न्यूक्लियस और अन्य मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं थे। ये समुद्र की गहराइयों में रहते थे, दूर जमीन पर हार्श कंडीशंस से। वक्त के साथ फोटोसिंथेसिस का विकास हुआ। इस रेवोल्यूशनरी प्रोसेस ने कुछ ऑर्गेनिजम्स को सनलाइट का यूज करके एनर्जी में बदलने की क्षमता दी। ये शुरुआती फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, जिनको सियानोबैक्टीरिया कहा जाता है, ऑक्सीजन को बाय प्रोडक्ट के रूप में रिलीज करते थे। इससे धीरे धीरे धरती का एटमॉस्फेयर बदला, जिससे और कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स के इवॉल्व होने का रास्ता खुला। समुद्र लाइफ के लिए एक क्रूसिबल थे। उन्होंने लाइफ को फ्लरिश और डाइवर्सिफाई करने के लिए एनवायरनमेंट और रिसोर्सेज प्रदान किए, जिससे आगे चलकर आने वाले सभी लाइफ फॉर्म्स के एवोल्यूशन का मार्ग प्रशस्त हुआ। एवोल्यूशन के थ्योरी को अक्सर लोग गलत समझते हैं। इस वजह से कई मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं। एक कॉमन मिसकंसेप्शन यह है कि एवोल्यूशन सिर्फ एक थ्योरी है। साइंस में एक थ्योरी किसी भी नेचुरल वर्ल्ड के एस्पेक्ट का एक वेल सब्सटैंशिएटेड एक्सप्लेनेशन होता है। इसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे एविडेंस होते हैं। दूसरा मिसकंसेप्शन यह है कि एवोल्यूशन का कोई गोल या डायरेक्शन होता है। एवोल्यूशन किसी स्पेसिफिक एंड पॉइंट की तरफ काम नहीं कर रहा है। ये रैंडम म्यूटेशंस और नेचुरल सिलेक्शन से ड्रिवन एक प्रोसेस है। ये कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरनमेंट से शेप होता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि एवोल्यूशन से हमेशा मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व होते हैं। हालांकि एवोल्यूशन से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए सिंपल ऑर्गेनिजम्स एडवांटेजेस हैं, तो ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स का एवोल्यूशन भी कर सकता है। ये याद रखना जरूरी है कि एवोल्यूशन प्रोग्रेस के बारे में नहीं है, बल्कि एडेप्टेशन के बारे में है। कॉम्प्लेक्सिटी का उन्नति, सिंगल सेल्स से मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स तक। सिंगल सेल्ड एंसेस्टर्स से मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन लाइफ के इतिहास में एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन था। इस ट्रांजिशन की वजह से सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स में कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेशलाइजेशन बढ़ पाया। साइंटिस्ट्स अभी भी ये डिस्कस कर रहे हैं कि मल्टी सेल्युलैरिटी कैसे आई।
एक हाइपोथेसिस के अनुसार सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स ने कोऑपरेट करना शुरू किया और कॉलोनीज बनाई। वक्त के साथ ये कॉलोनीज और इंटीग्रेटेड हो गई, जिससे ट्रू मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का एवोल्यूशन हुआ। कॉम्प्लेक्सिटी में इस बढ़ोतरी ने प्लांट्स से लेकर फंगी और एनिमल्स तक अलग अलग तरह के लाइफ फॉर्म्स के एवोल्यूशन का रास्ता खोल दिया। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नेचुरल सिलेक्शन का काम। नेचुरल सिलेक्शन एवोल्यूशन के पीछे ड्राइविंग फोर्स है। ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू वो ऑर्गेनिजम्स जिनके ट्रेट्स उनके एनवायरनमेंट के लिए बेहतर सूटेड हैं, वो सरवाइव करने और रिप्रोड्यूस करने के लिए बेटर चांस रखते हैं और अपने एडवांटेजेस ट्रेट्स अपने ऑफस्प्रिंग को देते हैं। इमेजिन करो कि बीटल्स की एक पॉपुलेशन है जिसमें अलग अलग कलर्स हैं। कुछ बीटल्स ग्रीन हैं जबकि कुछ ब्राउन हैं। अगर एनवायरनमेंट बदलता है, जैसे कि एक नए प्रेडेटर का आना जिसको ग्रीन बीटल्स खाना पसंद है, तो ब्राउन बीटल्स को सर्वाइवल एडवांटेज होगा। उनके रिप्रोड्यूस करने और अपने ब्राउन कलरेशन को अपने ऑफस्प्रिंग तक पहुंचाने की संभावना ज्यादा होगी। वक्त के साथ पॉपुलेशन प्रिडोमिनेंटली ब्राउन हो जाएगी। नेचुरल सिलेक्शन एक फिल्टर की तरह काम करता है, बेनिफिशियल ट्रेट्स को प्रिजर्व करता है और डेट्रीमेंटल ट्रेट्स को एलिमिनेट करता है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो जनरेशंस के थ्रू लाइफ फॉर्म्स को शेप और मोल्ड करता है। इवोल्यूशन की टैपेस्ट्री, फॉसिल्स और डीएनए से एविडेंस। इवोल्यूशन के लिए बहुत सारे एविडेंस हैं। ये अलग अलग सोर्सेज से आते हैं, जिसमें फॉसिल रिकॉर्ड और डीएनए एनालिसिस शामिल हैं। फॉसिल्स एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स के प्रिजर्व्ड रिमेन्स या ट्रेसेस हैं। ये हमें पास्ट में झांकने का मौका देते हैं और हमें एक्सटिंक्ट क्रीचर्स के फॉर्म्स और फीचर्स दिखाते हैं। डीएनए, जो हेरेडिटी का मॉलिक्यूल है, एविडेंस की एक और पावरफुल लाइन प्रोवाइड करता है। अलग अलग स्पीशीज के डीएनए सीक्वेंसेस को कंपेयर करके साइंटिस्ट्स ये डिटरमिन कर सकते हैं कि वो कितने क्लोजली रिलेटेड हैं। उनका डीएनए जितना सिमिलर होगा, उनका कॉमन एंसेस्टर उतना ही रीसेंट होगा। फॉसिल रिकॉर्ड और डीएनए एनालिसिस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ये धरती पर लाइफ के इतिहास की एक डिटेल्ड पिक्चर पेंट करते हैं और एवोल्यूशन की रियलिटी को कंफर्म करते हैं। इवोल्यूशन इन एक्शन। रियल टाइम में चेंजेस को ऑब्जर्व करना। इवोल्यूशन सिर्फ पास्ट का प्रोसेस नहीं है, ये अभी भी हो रहा है। हम रियल टाइम में इवोल्यूशन को एक्शन में देख सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का इमर्ज होना। जब बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के कांटेक्ट में आते हैं, तो जिन बैक्टीरिया में म्यूटेशंस होते हैं जो उन्हें रेजिस्टेंस देते हैं, उनके सर्वाइव और रिप्रोड्यूस करने की संभावना ज्यादा होती है। ये बैक्टीरिया अपने रेजिस्टेंस जीन्स को अपने ऑफस्प्रिंग तक पहुंचाते हैं, जिससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स का एवोल्यूशन होता है। ये एवोल्यूशन इन एक्शन का सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ये लाइफ के डायनामिक नेचर और ऑर्गेनिजम्स और उनके एनवायरनमेंट के बीच कांस्टेंट इंटरप्ले को हाईलाइट करता है। कंक्लूजन, एवोल्यूशन की एंड्यूरिंग पावर। एवोल्यूशन का थ्योरी साइंस के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से एक है। ये हमें धरती पर लाइफ की डाइवर्सिटी और यूनिटी को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे एविडेंस हैं और जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती है, ये और रिफाइन होता जा रहा है। एवोल्यूशन सिर्फ एक साइंटिफिक थ्योरी नहीं है, ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो नेचुरल वर्ल्ड और उसमें हमारी जगह को समझने के तरीके को शेप करता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम लाइफ के एक वास्ट और इंटरकनेक्टेड वेब का हिस्सा हैं। ये कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन की इंपॉर्टेंस को अंडरस्कोर करता है। इवोल्यूशन की पावर को अपनाकर हम नेचुरल वर्ल्ड के वंडर्स के लिए और अप्रिशिएशन गेन कर सकते हैं और सभी के लिए एक मोर सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ काम कर सकते हैं।